हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम बीएल भारद्वाज भूगोल में संसाधन एवं विकास की कड़ी में अगली वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम इस कड़ी में संसाधनों का विकास पढ़ेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे होता है। ऐसा माना जाता है या हम लोगों की ऐसी मानसिकता है, प्राचीन विश्वास है कि संसाधन प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया उपहार है, यानी प्रकृति ने उपहार स्वरूप मानव को ये चीजें दी हुई है, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। अंधाधुंध इसका दोहन कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जिसके कारण निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। कौन कौन समस्याएं हैं, थोड़ा इन समस्याओं को हम देखते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। इस देश में या पूरी दुनिया में कहिए तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इन संसाधनों का निर्ममता पूर्वक दोहन कर रहे हैं। इनके दोहन से इनका दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है और उससे अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। पर्यावरणीय या अन्य तरह के पर्यावरण से जुड़े, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ओजोन परत का क्षरण या तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। संसाधनों का असमान वितरण। पूरी दुनिया में संसाधनों का जो वितरण है वह असमान है। कुछ संसाधन जो है वो कुछ महत्वपूर्ण लोगों के पास इकट्ठे हैं, बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। स्कूटर का, मोटर कार का, हवाई जहाज का, मेट्रो ट्रेन का, यानी एसी का, यानी इस तरह से तमाम सुविधाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन इसी देश में ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संसाधन विहीन हैं, यानी उनके पास संसाधन है ही नहीं। अगर इस प्रकार से हम देखें तो हम दो वर्गों में इसको रख सकते हैं। एक संसाधन संपन्न लोग, जिसके पास तमाम सारे संसाधन है और उनका वो उपभोग कर रहे हैं, और दूसरे को हम कहेंगे संसाधन विहीन लोग, यानी जिनके पास संसाधनों की बिल्कुल कमी है। ये कहिए तो संसाधन बिल्कुल नगण्य है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके घर एक शुद्ध साइकिल भी नहीं होगी। तो साइकिल, बढ़िया साइकिल हो, उस पर बैठकर एक स्थान से दो स्थान को आ जा सके। इस प्रकार जो है संसाधन विहीन लोगों के अंतर्गत ऐसे ही लोग आते हैं जिनके पास संसाधनों की प्राय कमी है। अगर इस प्रकार देखें तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि संसाधनों के असमान वितरण से पूरी दुनिया दो ग्रुपों में बट गई है, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। तीसरा संसाधनों से उत्पन्न समस्याओं में है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। पूरी दुनिया में संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया जा रहा है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, ओजोन परत अवक्षरण, जो पृथ्वी से विभिन्न प्रकार, चाहे एसी चलाना हो या अन्य प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण संसाधन, उन संसाधनों से कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं, वो गैसें ओजोन परत का क्षरण करती है, जिससे ओजोन परत प्रतिदिन जो है क्षरित हो रही है और उसमें जगह जगह छिद्र होते जा रहे हैं, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आने की संभावना बढ़ रही है। अगर सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती है तो इससे मानव के अंदर त्वचा कैंसर या रतौंधी या तमाम तरह की बीमारियां जो है हो सकती हैं। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। इस प्रकार से पर्यावरण में तमाम प्रदूषण हो रहे हैं। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि का हम दिन प्रतिदिन दोहन करते चले जा रहे हैं, अधिक से अधिक उपजें ले रहे हैं, अधिक से अधिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक सिंचाई कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि की जो गुणवत्ता है चली जा रही है। तो ये तो थी संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न समस्याएं। इसके लिए हमें
जो है सुधार की आवश्यकता है, और सुधार की कड़ी में एक व्यवस्था है सतत पोषणीय विकास, यानी सतत पोषणीय विकास को अपनाना चाहिए। तो सतत पोषणीय विकास क्या है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए यह संसाधन बरकरार रहें, इस प्रकार के विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका ये मानना है कि जब तक हम जिंदा हैं हम सभी संसाधनों का उपभोग कर लें, आगे आने वाले अपना देखेंगे। तो ये सोचना जो है काफी घातक है। इसके लिए सतत पोषणीय विकास पर बल देना आवश्यक है कि हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के लिए भी यह संसाधन बचा रहे, उनके उपयोग के लिए भी जो है यह पर्यावरण में या पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध रहे। भारत में संसाधन नियोजन देखते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है संसाधनों का नियोजन करना। इसके निम्नलिखित सोपान है, हम देखते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। फिर एक बार देख लीजिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र सर्वेक्षण, क्षेत्रों का यानी सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और उनका मापन करना, इसके अंतर्गत आता है। दूसरा सोपान है संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। संसाधन विकास योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संसाधन नियोजन ढांचा तैयार किया जाता है। तीसरा सोपान है योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। विकास, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत जो है समन्वय स्थापित करना इस सोपान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब संसाधनों का थोड़ा सा हम संरक्षण देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण, जो संसाधन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इन संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां क्या अपनी ही पीढ़ी में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और तमाम तरह की महामारियां, तमाम तरह के प्रलय आदि जो है मानव के सामने उपस्थित होते चले जाएंगे। जैसा इस समय आप देख ही रहे हैं, कोरोना का प्रकोप चल रहा है। कोरोना भी एक तरह से वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है। विश्व के लगभग 210 देश इससे संक्रमित हो गए हैं और कोई देश आज तक न तो इसकी कोई दवा बना पाया, न इसका कोई सटीक उपचार लाने में सफल हो पाया है। यानी हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सब कुछ हमारा धरा का धरा रह गया है। इस वायरस के चलते, यानी कोरोना वायरस के चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन संसाधनों का या पर्यावरण का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी और ये समस्याएं जब उत्पन्न होगी तो हमारे लिए विकट समस्या खड़ी हो जाएंगी या जीव के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधन किसी भी तरह के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। भूतकाल से ही हमारे संसाधनों के संरक्षण के लिए हमारे महत्वपूर्ण नेताओं और पर्यावरण चिंतकों ने जो है अपनी चिंताएं व्यक्त की है।
इसमें हमारे एक महान नायक जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी ने संसाधन संरक्षण के बारे में या संसाधन संरक्षण में अपना एक तथ्य दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। यानी उन्होंने कहा था कि हमारे पास मतलब हमारी पृथ्वी पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, पर किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात अगर 60 शब्दों में हम कहें तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत लोग हैं अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जो है खरीद कर अपना दिन प्रतिदिन काम चलाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका भंडारण करते हैं। अभी ये जो महाकारी जो है महामारी चल रही है, जब भी सरकारें, जैसे अभी पहला लॉकडाउन खत्म हुआ था तो आगे ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि आगे जो है लॉकडाउन और बढ़ेगा। क्या हुआ, जगह जगह आप देखें भारत के अनेक शहरों में लोग जो है बाजारों में उमड़ आए और सामानों को खरीद कर अपने घर में रखने के लिए तत्पर हो गए। यानी इस प्रकार की समस्याएं तमाम गाइडलाइन जारी हो रही हैं कि आप कोई चिंता मत करिए, कोई सामान की किल्लत नहीं होगी, सामान आपको सही मात्रा में मिलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या किए कि खरीद कर सामान को अपने घर में रख लीजिए और आराम से खाते रहिए। मार्केट में जो सामान उपलब्ध कराया जा रहा है वो लगभग सभी के लिए कराया जा रहा है। अगर ये कहीं व्यक्ति, मान लीजिए कोई चीज है, अगर ये कहीं व्यक्ति एक आध कुंटल उन सामान को खरीद कर अपने घर में रख ले तो बाकी लोगों के लिए वो संसाधन कम पड़ जाएगा। इसलिए जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास लोगों का पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं भू संसाधन। जैसे बहुत सारे संसाधनों के बारे में बताया गया था, उसी संसाधनों में भू का अर्थ होता है भूमि यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर भू का अर्थ भूमि यानी मिट्टी से। मिट्टी संसाधन के बारे में हम देखते हैं। मिट्टी संसाधन यानी भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं आदि भूमि पर ही आधारित है। अगर 60 शब्दों में हम कहें तो प्रकृति, मानव या मानव से जुड़ी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं, ये सारी आर्थिक क्रियाएं कहाँ होती हैं? भूमि पर होती हैं, जमीन पर होती हैं। परंतु भूमि एक सीमित साधन है। ऐसा नहीं है कि भूमि जितनी हमारे पास है या पूरी दुनिया में जो भूमि है, इस भूमि को हम बढ़ा सकें। भूमि बढ़ने वाला साधन नहीं है। भूमि जितना पहले उपलब्ध थी उतनी ही है। इसमें जो भूमि है उसका हम उपयोग विभिन्न प्रकार से करते चले जा रहे हैं, जैसे रेलवे लाइन बिछाने में, एयरपोर्ट बनाने में, खेल का मैदान बनाने में, पार्क बनाने में, बस्तियां बसाने में, औद्योगिक कारखाने लगाने में करते चले जा रहे हैं। तो भूमि तो हमारी बढ़ने वाली नहीं है। जितनी भूमि है उसी भूमि से हम विभिन्न प्रकार के उपयोग को कर रहे हैं। तो इसलिए भूमि एक सीमित संसाधन है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी व योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो यह था भूमि संसाधन। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि भारत में भूमि संसाधन किस प्रकार व्याप्त है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इधर का नोट कर लीजिए, इधर का तब तक हम मिटा दे रहे हैं। भारत में भूमि संसाधन की स्थिति को देखते हैं कि भूमि का वितरण कैसे है, किन किन क्षेत्रों में भारत के क्षेत्रफल की कितनी प्रतिशत भूमि जो है पाई जाती है। तो आइए एक छोटा सा हम यहाँ चित्र बनाते हैं। उस चित्र के माध्यम से
आपको बताने का हम काम करते हैं। हाँ चलिए देखिए, अगर इस पूरे गोले को हम 100% मान लें तो 100% में किस प्रकार जो है हमारे यहाँ भूमि का उपयोग है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। ये है 43%, ये 27% और ये 30% है। क्या इसको हम मैदान कहते हैं। मैदान, ये भाग पठार है और ये भाग पर्वत है। चलिए थोड़ा सा हम इनको देखते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत जो है हमारा मैदान, पठार और पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो अगर 1 2 हम कर लें, 1 और इसको 2 कर लें और इसको 3 कर लें, तो तीनों को हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें किन किन चीज़ों की अवस्थिति जो है पाई जाती है। यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन। पहला हम देखते हैं, यानी हमारे भारतीय क्षेत्रफल का 43% मैदानी भाग है, जिसमें कृषि, इस मैदानी भाग में क्या क्या होता है, कृषि कार्य किया जाता है, औद्योगिक विकास के लिए सुलभ है, विकास के लिए सुलभ है। दूसरा देखते हैं, पर्वत का जो प्रतिशत है वह 30% भाग, यानी हमारे भारतीय भूमि का 30% भाग पर्वतों के अंतर्गत स्थित है। इन पर्वतों से अनेक सतत वाहिनी नदियां प्रवाहित होती हैं। सतत वाहिनी नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी जो 30% हमारे संपूर्ण क्षेत्रफल का 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। इन पर्वतों से निकलने वाली अनेक सतत वाहिनी नदियां हैं जो 12 महीने, यानी सतत वाहिनी का मतलब सदा बहती रहती हैं, यानी 12 महीने बहती रहती हैं और पर्यटन व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं और पारिस्थितिक तंत्र के लिए यह संपूर्ण क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है 27%, यानी पठार
हमारे भारत में 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। हमारे भारत में दक्कन का पठार, जिसको हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं, जो है महत्वपूर्ण पठार है। इस पठार में जो है वन संपदा यानी अत्यधिक वन पाए जाते हैं, या यह पठारी भूभाग संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, जीवाश्मी ईंधन और वनों से मिलने वाली इमारती या औषधियां आदि पाई जाती है। तो ये तो था जो है भारत में भूमि संसाधन। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 43% भाग मैदान पाया जाता है, जो मैदानी भाग कृषि औद्योगिक विकास के लिए अति सुलभ है। भारत के संपूर्ण भूभाग का 30% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। इन पर्वतों से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है या 12 महीने बहने वाली हैं। इन 12 महीने बहने वाली नदियों के कारण जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। यानी इन पर्वतों में अनेक रमणीय स्थल हैं, जिनको देखने के लिए विदेश से लोग यहाँ आते हैं, तथा इससे भारत की आय में वृद्धि होती है। इसी तरह यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी ये भूभाग यानी जो 30% पर्वतों का भूभाग है, यह काफी महत्वपूर्ण है। 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। यह पठारी भूभाग जो है भारत की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है। इस पठारी भूभाग में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं, या अनेक जीवाश्मी ईंधन भी इन पठारों से मिलते हैं। तो आज हम यहीं क्लास को समाप्त करेंगे। अगला या आगे फिर हम कल उपस्थित होंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का प्रकोप हमारे जिले में भी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग पढ़ाई या अन्य कामों को करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।